नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि नवमी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक और कमेंट कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से पुत्रजाया में विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। लोगों के बीच संबंध, विशेषकर भारतीय मूल के समुदाय की भूमिका चर्चा का अहम हिस्सा रही। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और आसियान मंचों पर समन्वय मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह यात्रा भारत मलेशिया रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में रह रहे लगभग 1.25 करोड़ हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हम संगठित होंगे उतना ही हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने जोर दिया कि समाज की ताकत उसकी एकता, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव और आपसी सहयोग में होती है। भागवत ने यह भी कहा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयास ही समुदाय को आगे बढ़ाते हैं। उनका संदेश सामाजिक सद्भाव, पहचान की रक्षा और संगठित समाज निर्माण पर केंद्रित रहा, जिसे व्यापक रूप से एक प्रेरक और मनोबल बढ़ाने वाले आह्वान के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा उन पर और उनकी पत्नी पर लगाए गए पाकिस्तान से संबंध के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तान में काम किया और उनके कथित कनेक्शन की जांच के लिए एसआईटी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है, लेकिन गोगोई ने इसे राजनीति प्रेरित और आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पाकिस्तान केवल काम के सिलसिले में गई थीं और आरोपों को राजनीतिक रंग देना गलत है। गोगोई ने सीएम की प्रेस वार्ता को सी ग्रेड सिनेमा और सुपर फ्लॉप शो करार देते हुए इसे जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना में रोज 333 रुपए बचाते / निवेश करते हैं तो 5 साल में लगभग 7 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कर सकते हैं। इसके तहत हर दिन 333 रुपए जमा करने का मतलब महीने में करीब 10,000 रुपए करना होता है, और 5 साल 60 महीने में आपका कुल निवेश लगभग 6 लाख रुपए तक पहुंचता है। इस पर सुरक्षित सरकारी गारंटी वाला ब्याज मिलता है, लगभग 6.7% वार्षिक, जिससे मैच्योरिटी तक आपकी कुल रकम लगभग 7,13,659 रुपए हो जाती है, जिसमें से करीब 1,13,659 रुपए ब्याज के रूप में आता है। यह एक सुरक्षित बचत निवेश विकल्प है जहां आपका पैसा डाकघर की योजनाओं के तहत सुरक्षित रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अपने रणनीतिक रूप से संवेदनशील चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक नया भूमिगत रेल नेटवर्क बिछाने की योजना बना रहा है, जो बांग्लादेश की सीमा के नजदीक लगभग 40 किलोमीटर तक फैलेगा। यह कॉरिडोर मुख्य रूप से भारत के मुख्य भूभाग को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, और इसे अक्सर देश की कमजोर नस कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र जमीनी मार्ग है। भूमिगत रेल लाइन से मुख्य सुरक्षा और परिवहन मार्ग हवा से मिसाइल, ड्रोन और संभावित हमलों से सुरक्षित रहेगा, और सैनिकों, उपकरणों तथा आवश्यक सामग्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की सामरिक मजबूती, कनेक्टिविटी और रक्षात्मक तैयारियों को और सुदृढ़ करना है, खासकर तब जब बांग्लादेश चीन के बीच ड्रोन तकनीक सहयोग जैसे सुरक्षा आयाम उभर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि मतदाता सूची के एसआईआर में किसी प्रकार की कोई अड़चन या बाधा नहीं आने दी जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने एसआईआर के कुछ पहलुओं को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है, और संविधान सभी राज्यों में समान रूप से लागू होता है, इसलिए राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से प्रक्रिया में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायालय ने इसके लिए समय सीमा भी दिए जाने का निर्देश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता के बाद अमेरिका के मुख्य वार्ता प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत नौसेना समूह का दौरा किया, जो मध्य पूर्व की ओर तैनात है, जिससे तनाव की स्थिति और स्पष्ट हो गई है। इसके कुछ समय बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो तेहरान अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाएगा। हालांकि उसने कहा कि ईरान अमेरिका के भीतर नहीं बल्कि क्षेत्र में स्थित इनके ठिकानों पर हमला करेगा। इस खतरनाक रुख ने क्षेत्रीय अस्थिरता और संयुक्त राष्ट्र स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए मार्च तक शांति समझौते की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें वह रूस और यूक्रेन को संभव समझौता तैयार करने का समय रेखा दे रहा है और आगे मई जून में इसे लागू करने की योजना भी है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अमेरिका और उसके प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ व जेरेड कुशनर ने यूक्रेन से जल्द चुनाव कराने और शांति वार्ता के संभावित ढांचे पर चर्चा की है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस पर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शांति योजना उनकी अपेक्षाओं, सुरक्षा गारंटी और संप्रभुता की रक्षा जैसे मुद्दों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं कर रही है और इसमें रूस को अधिक लाभ हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक स्टार्स ऑन ऑफ डेस्टिनी के अनधिकृत रूप से सोशल मीडिया पर फैलने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार यह किताब अभी सरकारी अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन एक प्रीप्रिंट /पीडीएफ वर्जन ऑनलाइन सामने आने और शेयर होने से मामला गंभीर हो गया है और अब स्पेशल सेल जांच कर रही है कि यह कैसे लीक हुआ और कौन जिम्मेदार है। मामले में बौद्धिक संपदा उल्लंघन और संवेदनशील सामग्री के प्रसार के पहलुओं की भी जांच होगी। यह विवाद पहले से राजनीतिक रूप भी ले चुका है, क्योंकि कुछ अंश संसद में भी चर्चा में आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने अत्यंत महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक सुरक्षित लैंडिंग साइट की पहचान कर ली है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरों के आधार पर समुद्र के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉनस्मूतों क्षेत्र में 4 संभावित स्थलों का अध्ययन किया और उनमें से MM4 नामक लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का सुरक्षित स्थल को चुना है, जहां ढलान कम और खतरे भी न्यून हैं भी। यह स्थल चंद्रयान 4 के लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा से मिट्टी पत्थरों के सैंपल वापस लाने के लिए उपयुक्त माना गया है। इस मिशन को 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य है और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र अन्वेषण प्रयास होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने अपनी यूरेनियम समृद्धिकरण नीति के बारे में अमेरिका के दबाव और सैन्य संकेतों के बावजूद कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान अपनी यूरेनियम समृद्धिकरण क्षमता नहीं छोड़ेगा। इसे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा के हिस्से के रूप में देखा जाता है और कोई भी शक्ति उन्हें यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं दे सकती कि वे क्या करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवाद जारी रहते हुए भी यूरेनियम समृद्धिकरण एक रेड लाइन है और युद्ध या दबाव से इसके बारे में समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं ईरान ने संयुक्त बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने पर बल दिया है और यह भी कहा है कि अगर सभी वित्तीय प्रतिबंध हटा दिए जाएं तो वह उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम को पतला करने पर विचार कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं को जनकपुरी में एक बाइक सवार की मौत के बाद आयोजित कैंडल मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। यह मार्च 25 साल के कमल ध्यानी की याद में था, जिनकी मोटरसाइकिल एक खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। एएपी नेताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देने और जवाबदेही की मांग करने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मार्च करने से रोका और हिरासत में ले लिया। भारद्वाज ने पुलिस कार्रवाई को डिक्टेटरशिप जैसा बताया और कहा कि बिना हिंसा वाले आयोजन को भी रुकाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में लोग पहले घर तोड़ा, अब वोटर लिस्ट से नाम कटाए जा रहे हैं। हमारी नागरिकता का क्या होगा जैसी चिंता इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहां स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर कार्यालय घर घर जाकर मतदाता सूची का पता और दस्तावेज पुनः सत्यापित कर रहे हैं, जिससे कई परिवारों को डर लग रहा है कि उनका नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा और उनका पहचान अधिकार प्रभावित हो सकता है। स्पेशली जिनके घर सरकारी जमीन से हटाए गए हैं, वे अपने स्थायी पते के रिकॉर्ड की पुनर्पुष्टि कर रहे हैं और कई बार बार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनका नाम सुरक्षित रहे। इस डर का कारण यह है कि यदि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो उन्हें लगता है कि उनकी नागरिकता, पहचान और मतदान का अधिकार खतरे में पड़ सकता है, खासकर उन समुदायों में जिनके बारे में पहले से ही भरोसा की कमी और अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी है और जिनका नाम हटता भी है उन्हें फिर से जोड़ने का मौका भी मिलेगा, लेकिन असमियों के मन में यह डर रह गया है कि कहीं उनके जीवन हक से जुड़ी यह पहचान दूर न हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारत पाकिस्तान मैच का संकट बढ़ गया है, क्योंकि आईसीसी ने पीसीबी को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा तो उसे गंभीर आर्थिक और संभावित विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इस चेतावनी के बाद पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सोमवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फिर मुलाकात कर मैच बहिष्कार के फैसले पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। नकवी हाल ही में आईसीसी के साथ बातचीत में पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और अब सरकार से सलाह लेकर आगे का कदम तय करेंगे, क्योंकि फाइनल फैसला वहीं आएगा। इन वार्ताओं में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अन्य बोर्डों ने भी पाकिस्तान को मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश की है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार होली 2026 से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे वेतन में बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार डीए में लगभग 2% की वृद्धि पर विचार कर रही है, जिससे वर्तमान डीए प्रतिशत 58% से बढ़कर करीब 60% तक पहुंच सकता है और यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनके खाते में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर्स आने की उम्मीद है, जिससे होली का त्योहार उनके लिए और भी खास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल के कूटनीतिक घटनाक्रम में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की सुरक्षा को लेकर एक सख्त चेतावनी दी है। इजरायल ने अमेरिका को संदेश भेजा है कि अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम ने उसकी रेड लाइन को पार किया तो वह अमेरिका की मदद के बिना भी सीधे ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने पर विचार करेगा। ईरानी मिसाइल क्षमता को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए यह बयान आया है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता जारी है और इजरायली प्रधानमंत्री वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इन चेतावनियों ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9 फरवरी 2026 को भारत में सोना चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,56,000 रुपए से 1,58,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1,45,600 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,19,130 रुपए के आसपास हो रहा है। चांदी का भाव भी मजबूत रहा, जहां चांदी की कीमत लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। यह तेजी अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में मजबूती और डॉलर की कमजोरी के कारण आई है, जिससे घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं की मांग बढ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स को चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मंदिर में मार्शल आर्ट्स कुंग फू की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में रोबोट्स भिक्षुओं के साथ तालमेल बैठाते हुए पारंपरिक मुद्रा और अभ्यास को कॉपी करते हैं, जैसे वे भिक्षुओं के साथ सीख रहे हों, जिससे दिखाई देता है कि आधुनिक एआई संचालित रोबोटिक्स और प्राचीन कला का अनूठा मेल सामने आया है। कई लोग इस तकनीकी प्रदर्शन पर हैरान हैं और इसे भविष्य की तकनीक के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एआई जनरेटेड वीडियो मानते हैं। ये रोबोट चीन की शंघाई स्थित कंपनी एजीआई बॉट द्वारा विकसित किए गए बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंडक बरसात साता। मैदानी इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर व राजस्थान में घना कोहरा और सर्द हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिससे दृश्यता प्रभावित रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश की अपेक्षा नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा और सर्द रहेगा। पूर्वी भारत में भी कोहरे और ठंडक बनी रहने का अनुमान है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान सामान्य से कम रहने के साथ कोहरे और बर्फबारी चेतावनी जारी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।